सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो पहला चैप्टर हमारा है बायोलॉजी का, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर को हम आज पहले लेक्चर में डेमो है, इसमें हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैंगिक जनन। कहीं ना कहीं आपको पता है कि लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें दो जनक होते हैं, जिनमें दो जनक होते हैं और इन दो जनकों से दो युग्मक बनते हैं, दो युग्मक बनते हैं और इनमें से एक युग्मक नर होता है और एक मादा होता है। यानी कि कह सकते हैं लैंगिक जनन वह जनन होता है जिनमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर की एक मादा की। ठीक है, उसी को बोलते हैं लैंगिक जनन। इतनी बात आपको क्लियर हुई। छोटी क्लासों से आप भी सीखते आए होंगे लैंगिक जनन क्या है। अब बात करते हैं कि देखिए पुष्पी पादप क्या होते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जो पादप जगत होता है, हमारा पादप जगत, उनको दो भागों में बांटा गया है। इनको समझिएगा आप लोग, इस पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है क्रिप्टोगेमस और दूसरा हमारा है फेनरोगेमस। क्या है दूसरा हमारा है फेनरोगेमस। यानी कि क्रिप्टोगेमस का क्या मतलब होता है, बीज रहित। यानी कि ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, और ऐसे पौधे जिनमें बीज होते हैं उनको बोलते हैं फेनोरोगेमस। बीज युक्त कह सकते हैं इनको, बीज युक्त होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं, देखिए क्रिप्टोगेमस जो बीज रहित होता है, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं, उनको तीन समूहों में बांटा गया है। वो समूह हमारा है, पहला समूह हमारा देखिए क्या है। यहाँ पे पहला हमारा समूह है थैलोफाइटा हमारा है, थैलोफाइटा है। दूसरा हमारा है ब्रायोफाइटा, और तीसरा हमारा है टेरिडोफाइटा। और देखिए जो बीज युक्त यानी कि ऐसे पौधे जिनमें बीज होते हैं उनको दो समूह में बांटा गया। कौन से समूह में, आइए देखते हैं। देखिए इनको दो समूह में बांटा गया। पहला हमारा है जिम्नोस्पर्म और दूसरा हमारा है एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या है, यानी कि अनावर्त बीजी। अभी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। अनावर्त बीजी, ठीक है, अनावर्त बीजी हमारा हो गया। इसको बोलते हैं आवर्त बीजी। ठीक है, अब देखिए इनको जो मैं पादप जगत को बांट रहा हूँ कई भागों में, ये समझाता है कि मतलब बताता है कि पादप जो हैं हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार से विकसित हुए हैं। तो पहला देखिए क्रिप्टोगेमस, दूसरा फेनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस वो होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं, मतलब कि इनमें ना के बराबर बीज होता है। और दूसरा हमारा फेनरोगेमस, इनमें बीज युक्त होते हैं। और जिनमें बीज युक्त होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी, एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी। और जो हमारे क्रिप्टोगेमस इसको तीन भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यानी कि जब धरती का विकास हो रहा था, प्राचीनतम जो पौधे होते हैं कह सकते हैं वो क्या थे, हमारा प्राचीनतम, यानी कि जो प्राचीनतम हमारे जो पौधे थे वो थैलोफाइटा थे। और जो हमारा धीरे धीरे विकास हुआ वो सेकंड पे आ गए हमारे ब्रायोफाइटा, थर्ड पे आ गए टेरिडोफाइटा, फोर्थ पे आ गए जिम्नोस्पर्म। यानी कि कह सकते हैं जो एक आवर्त बीजी आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे आधुनिक पौधा है। धरती पर जो पौधों का विकास हुआ था वो इसी क्रम में हुआ था। पहले आए थे थैलोफाइटा, फिर आए थे ब्रायोफाइटा, फिर आए थे टेरिडोफाइटा, फिर आए थे जिम्नोस्पर्म, और फिर हमारे आए थे सबसे आधुनिक पौधे कहे जाने वाले एंजियोस्पर्म। और हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो पुष्पी पादप होते हैं किन में होते हैं, आवर्त बीजी में होते हैं। यानी कि आधुनिक युग की बात करें जो पौधे हैं आज के समय में वो आवर्त बीजी हैं। यानी कि इसी में क्या होते हैं, इसी में पुष्पयुक्त पादप पाए जाते हैं, पुष्पयुक्त पादप पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे भैया क्या जितने भी पादप होते हैं सभी में पुष्प पाए जाते हैं? नहीं, सभी में पुष्प नहीं पाए जाते हैं। केवल और केवल ये जितने भी वर्गों में ये सब बांटे गए हैं, केवल और केवल एंजियोस्पर्म में ही, यानी कि आवर्त बीजी में ही
पुष्पयुक्त पादप पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे भैया ये जो आवर्तबीजी इसका मतलब क्या है? तो आवर्तबीजी का मतलब मैं बता दूं आपको क्या है। देखिए अगर कोई भी मान लो सीड्स है, उसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे कि आवर्तबीजी, यानी कि आवरण पाया जा रहा है उसके ऊपर, और वो बीज है। यानी कि बीज के ऊपर किसी प्रकार का आवरण अगर पाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और अगर बीज के ऊपर कोई भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे अनावर्तबीजी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। लेकिन पुष्पयुक्त पादप इसमें ही होते हैं आवर्तबीजी, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भैया जो पादप जगत था इसको मतलब किन्होंने बांटा था कि दो भागों में? तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक टॉफ़ी खाई होगी जिस टॉफ़ी का नाम है इक्लेयर। इक्लेयर से आपको याद आएगा आई कलर। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, आई कलर। आइकलर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादप जगत को दो भागों में बांटा। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पुष्प की संरचना पर। हम पुष्प की संरचना देखने वाले हैं। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं ना, हम चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन चैप्टर को फील नहीं कर पाते हैं, तो मैं वही फील कराने की कोशिश आपको करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई पादप है, ये कोई पादप है और उसकी ये जड़ें हैं। क्या उसकी ये जड़ें हैं, और कहीं ना कहीं ये जो हमारा तना है, ऊपर वाला भाग है, पररोह तंत्र बोलते हैं उसको, इससे एक शाखा निकलती है। क्या निकलती है? इसे मान लीजिए एक शाखा निकली। अब इस शाखा निकली तो यहाँ पर क्या होता है, एक कलिका पाई जाती है। यहाँ पर एक कलिका जिसको बोलते हैं पुष्पीय कलिका। ध्यान से समझिएगा आप लोग, इसको बोलते हैं पुष्पीय कलिका। इसको पुष्पीय कलिका बोलते हैं। और कहीं ना कहीं इस पुष्पीय कलिका से आगे एक संरचना बढ़ती है जिसे हम बोलते हैं पुष्प वृंत बोलते हैं। क्या देखिए ये है क्या हमारा पुष्पीय कलिका, कहीं ना कहीं इससे एक संरचना निकलती है जिसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत के आगे एक संरचना ऐसे आगे बढ़ती है, फूली हुई संरचना आपको मिलती है जिसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। यानी कि थैलेमस को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और इसके ऊपर जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं पुष्प पत्र बोलते हैं, पुष्प पत्र। आप पेशेंस रखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, आपको मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको आपसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई प्रकार का, ये मान लीजिए पौधा है, इससे जड़ें निकली, ऊपर की तरफ तना है, इस तने से कहीं ना कहीं शाखा निकल रही है और इस शाखा पे एक संरचना पाई जा रही है जिसको हम बोलते हैं पुष्पीय कलिका। और वो पुष्पीय कलिका आगे बढ़ रही है और उस आगे बढ़ी हुई संरचना को हम बोलते हैं पुष्प वृंत। और पुष्प वृंत आगे जाकर के एक फूली हुई संरचना बनाती है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। जिसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस या पुष्पासन बोलते हैं। इसको हम थैलेमस या पुष्पासन बोलते हैं। और इस पुष्पासन के ऊपर एक संरचना पाई जा रही है जिसको बोलते हैं पुष्पपत्र। क्या बोलते हैं? पुष्पपत्र। अब कहेंगे भैया पुष्पपत्र क्या है? तो मैं बात करूँ पुष्पपत्र की, तो देखिए पुष्पपत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो पुष्पपत्र है हमारे, पुष्पपत्र, ये पुष्पपत्र हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे आप कौन कौन से होते हैं? कहीं ना कहीं आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी होंगी कि पुष्पपत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंडोसियम और चौथा गाइनोसियम। इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। मैं आपको यहाँ पे लिख के अच्छे से कवर करता हूँ। पहला देखिए क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं पुष्पपत्र की। यही जो पुष्पपत्र ऊपर की तरफ है ना, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही पुष्पपत्र है। ठीक है, इसके ऊपर जो संरचना पाई जा रही है वही पुष्पपत्र है। पुष्पपत्र 4 होते हैं। पहला हमारा है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दूसरा हमारा है दलपुंज, तीसरा हमारा है पुमंग और चौथा हमारा है जायांग। मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसको बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स, इसको बोलते हैं कोरोला, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब मैं बात करूं ये जो हमारा पुष्प पत्र है, ये पुष्प पत्र तो आपको समझ में आ गया कि 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये सर ये पत्र क्यों आ रहा है बीच में? ये पत्र का मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस पत्र का मतलब होता है लीफ, लीफ, लीफ यानी पत्ती। आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा 10वीं कक्षा में कि बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होगा, जायांग होगा। आपने 11वीं कक्षा में पढ़ ली होगी, कोई बात नहीं। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम आप सब लोग पढ़ लिए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जो हमारा पुष्प होता है वो पत्ती का रूपांतरण होता है? ठीक है, जो हमारा पुष्प होता है वो पत्ती का रूपांतरण होता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई।
ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन पुष्प क्या होता है? पत्ती का रूपांतरण होता है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब मैं बात करता हूँ पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। भैया हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, पुष्प पढ़ रहे हैं, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन आप लोग कमेंट में बताइएगा। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पुष्प का अध्ययन कहलाता है हमारा एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। दोस्तों मेरे पास बोर्ड नहीं है पढ़ाने के लिए, वाइट बोर्ड कह सकते हैं या फिर डिजिटल बोर्ड कह सकते हैं, वो तो और नहीं होगा खैर, लेकिन मैं आपको अच्छे से फील करा के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हम मेहनत कर रहे हैं गाइस। अब देखिए, अब खेती करना क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन तो हम लोग जान लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो पुष्प की खेती कर रहा है, पुष्प की खेती, तो उसको क्या कहेंगे? ये मतलब क्या है पुष्प की खेती की? यानी कि कोई मान लीजिए कि किसान है, वो पुष्प की खेती कर रहा है, उसका क्रय कर रहा है, विक्रय कर रहा है, यानी कि लेन देन कर रहा है, यानी कि बेच रहा है, उसके बाद उससे कुछ पैसे उसको मिल रहे हैं, तो उसको उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन कहलाता है फ्लोरीकल्चर। इतनी बातें आपको क्लियर हैं? आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इतनी बातें आपको क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो चारों चीज़ हमारे हैं, इन दो चीज़ों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब इसको हम बोलते हैं, इसको बाह्य दलपुंज को या दलपुंज को, इन दोनों को हम बोलते हैं सहायक पत्र। क्या बोलते हैं? सहायक पत्र। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, यहाँ इसको बोलते हैं सहायक पत्र। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ इसको सहायक क्यों बोलते हैं और इसको आवश्यक क्यों बोलते हैं। इसको बोलते हैं आवश्यक पत्र। कहीं ना कहीं आप लोगों ने शादी में देखा होगा, जो लड़की लड़का होते हैं उनकी तो शादी होती है, साथ साथ कुछ बाराती जाते हैं, तो जो बाराती होते हैं उनको मान लीजिए सहायक पत्र, और जो मतलब कि दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनको मान लीजिए आवश्यक पत्र, यानी कि जो लड़का लड़की होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि जो बारात है यानी कि शादी है, उनमें क्या इंपॉर्टेंट है? पुमंग और जायांग। जिस तरह शादी में यानी कि कह सकते हैं लड़का लड़की इंपॉर्टेंट होते हैं, बारात तो खैर आती है सहायता करने के लिए या फिर खुशी के माहौल में आती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्या है? पुमंग है और जायांग है। जायांग जो होता है वो क्या होता है? मादा जनन तंत्र होती है, यानी कि मादा इसको कह सकते हैं, तो मादा होती है, और जो पुमंग होता है वो नर होता है, ठीक है। एक पुष्प में जो पुमंग होता है वो नर होता है, जिसे बोलते हैं एंडोसियम, और जो मादा होती है वो गाइनोसियम बोलते हैं, यानी कि जो महिला विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको गाइनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। वैसे ही आप याद रखिए, जो जायांग होता है उसको इंग्लिश में गाइनोसियम बोलते हैं, यानी कि मादा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है? ये तो सहायता करता है हमारा। आवश्यक पत्र जो है, इसी को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ये जो दोनों है ना, पुमंग और जायांग, इसी दोनों को चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन ये सर ये बताइए सहायक पत्र क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, जो परागण होता है, यानी कि कह सकते हैं आप लोगों ने सुना होगा, पॉलिनेशन सुना होगा आप लोगों ने। तो पॉलिनेशन क्यों होता है? कीड़े मकोड़ों से होता है, यानी कि कह सकते हैं कीड़े आके बैठते हैं उस पर, मधुमक्खियाँ आके बैठती हैं, आकर्षित होती हैं। वो आकर्षित क्यों होती हैं? कभी आपने सोचा? वो आकर्षित इसीलिए होती हैं क्योंकि पुष्प पर कुछ ना कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जिनसे जो कीट होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो आकर्षित होती हैं, जिस कारण पॉलिनेशन पौधों में यानी कि परागण पौधों में आसानी से होता है। वो परागण कराने का काम बाह्य दलपुंज और दलपुंज करता है, कैलिक्स और कोरोला करता है। कैसे करता है? आप पूछेंगे ना कैसे करता है, तो आइए हम बताते हैं आपको। देखिए मान लीजिए पुष्प की संरचना है, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा थोड़ा। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये मान लीजिए, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है हमारा? ये पुष्प विरिंथ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप तुलना कीजिएगा, ये जो मैंने बताया था आपको, ये पुष्प विरिंथ है। पहले मैंने आपको ये नहीं बताया कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैंने आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा। जो पुष्प विरिंथ होता है, देखिए पुष्प विरिंथ है। अब इसकी जो सबसे बाहरी संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या होता है? ये हरा होता है। मैंने हरा पेन का यूज इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए। बाह्य दलपुंज क्या होता है? हरे रंग का होता है। अब इसके ऊपर एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, आप लोग ध्यान समझिएगा। ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। और इस पुष्पासन के ऊपर से एक संरचना और निकलती है, आगे की तरफ देखिएगा आप लोग। इस पुष्पासन के ऊपर से एक संरचना और निकलती है, आप लोग देखिएगा।
कुछ इस तरह की। ऊपर वाले को हम कहते हैं, ये जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये मादा भाग है, यानी कि जायांग बोल सकते हैं, गाइनोसियम बोल सकते हैं। तो गाइनोसियम का ऊपर वाला जो भाग होता है क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका, वर्तिका बोलते हैं इसको, वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय, अंडाशय बोलते हैं इसको। अगले लेक्चर में मैं आपको बीजांड वगैरह के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे बीजांड नामक संरचना होती है, मैं आप अभी नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, आप धीरे धीरे समझिए। ये तो हो गया बीच वाला भाग, लेकिन इसके नीचे से मतलब कि यहाँ से भी, यहाँ कहीं से भी निकल सकता है। ऐसे संरचना पाई जाती है, ऐसे इस प्रकार की, इस प्रकार की ऐसे संरचना पाई जाती है। आपको ध्यान से समझिएगा आप, इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको दिखाई दे रहे हैं बगल में ना, मान लीजिए बीच में लड़की है, चारों तरफ लड़के हैं, तो ये लड़कों क्या बोलते हैं, नर भाग बोलते हैं, नर भाग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, पुमंग। इसकी संरचना मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये क्या होता है, परागकोश होता है, ये पूतंत्र होता है, योजी होता है, कैसे कैसे क्या होता है, मैं आपको आगने वाली लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। आप कहेंगे सर ये तो मुझे पता चल गया कि ये पुमंग वाला भाग है, आप लोग ये बताइए कि पुमंग वाला भाग ये होता है, जायांग वाला भाग ये होता है, लेकिन ये दोनों कहाँ गायब है, ये दलपुंज उपाह दलपुंज कहाँ गायब है। तो बाह्य दलपुंज मैंने आपको बता दिया। सर ये दलपुंज कहाँ गया, ये दलपुंज क्या है, तो दलपुंज वही है जो कीड़ों को आकर्षित कर रहा था। क्या है, जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कर रहा था, यानी कि सहायक पत्र कह सकते हैं, सहायक पत्र है जो सहायता करता है। किसमें सहायता करता है, लैंगिक जनन क्यों होता है, लैंगिक जनन इसलिए होता है क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं एक समय अवधि के बाद विलुप्त हो जाते हैं, तो जो उनकी आने वाली पीढ़ी रहती है वो ही बचती है, इसलिए लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब सीधा सा यही है। ठीक है, ये अपने संतान, अपने आने वाली संतति को, अपनी पीढ़ी को बनाए रखना। तो पेड़ पौधे भी जाहिर सी बात ऐसे करते हैं, और उनका काम कौन करवा देता है, कीड़े मकोड़े। कई प्रकार के परागण होते हैं, पक्षी परागण होता है, कीड़े मकोड़े कैसे परागण करते हैं, तमाम वायु परागण कैसे होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। इतनी बातें पहले आपको क्लियर हो गई हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। देखिए दलपुंज क्या है, दलपुंज जो रंगीन होता है, ये दलपुंज देखिए, दलपुंज यही होता है, जो किसी पुष्प का रंगीन भाग होता है वही दलपुंज होता है। ये क्या है, ये दलपुंज है, ये दलपुंज है, दलपुंज है। अब आप कहेंगे कि ये हम बार बार पुंज क्यों बोल रहे हैं, आपने किसी पुष्प को देखा होगा तो क्या उसमें जो रंगीन कलर होता है वो एक ही होता है, नहीं, कई समूह में होता है, तो उसी समूह को बोलते हैं पुंज। लेकिन अगर बात करें कि एक चीज़ को क्या बोलते हैं, मान लीजिए एक पत्ता मैंने इसे इसमें से, मान लीजिए एक ठो मैंने इसमें से तोड़ लिया, एक मैंने तोड़ लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको दलपुंज पूरे को बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें एक जो हमारा पत्ती है एक, उसको दल बोलते हैं। दल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, पेटल, इसको पेटल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पेटल बोलते हैं। लेकिन जो ये जो बाह्य दलपुंज दिखाई दे रहा है ये भी कई समूहों में होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाह्य दलपुंज, ये कई प्रकार के समूहों में होता है, कई समूहों में होता है। तो एक को क्या कहते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग सेपल, यानी कि बाह्य दल, सेपल बोलते हैं, यानी कि बाह्य दल, बाह्य दल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई, पुष्प की संरचना आपको अच्छे से क्लियर हो गई। लेकिन अभी ये जो पुमंग है और जायांग है, ये तो मैंने बता दिया जायांग का, लेकिन पुमंग में कितनी संरचनाएं होती हैं, तो पुमंग में 3 होती हैं। पहला होता है ऊपर परागकोश, ये होता है पूतंतु जो इसको जोड़े रखती है, और बीच में होता है योजी। इसकी संरचना कैसे होती है मैं इसको आपको नेक्स्ट, मतलब कि कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले लेक्चर में अच्छे से कवर कराऊंगा, और कैसे कैसे इसकी संरचना होती है मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपके लिए कमेंट में एक सवाल छोड़े जाता हूं कि आप लोग बताइएगा कि ऐसा कौन सा पुष्प है जो 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है, यानी कि केवल एक ही बार खिलता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, आपको मैंने अच्छे से कवर कराया है, आप लोग देख लीजिए एक बार, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आप लोग ले लीजिए, ये सब ग्राह्य की चीज़ें हैं, मैंने आपको ये बताया था इसलिए समझाने के लिए कि जो पुष्पी पादप होते हैं वो क्या होते हैं। तो पुष्पी पादप वो होते हैं जो आवर्तबीजी होते हैं, और पुष्प क्या होते हैं, तो पुष्प कह सकते हैं किसी भी पौधे का लैंगिक जनन होता है, यानी कि जहाँ पर मतलब जनन की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। ठीक है, पुष्प की परिभाषा वगैरह नहीं आएगा, खैर समझने के लिए है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आपको, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पुष्प की संरचना मैंने आपको बता दिया, पुष्प पत्र के भाग यानी कि फूल के कितने भाग होते हैं मैंने वो आपको कवर करा दिया, और अच्छे से आप लोग ये भी देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया है। और अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो पुमंग होता है, पुमंग, ये जो पुमंग है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो पुमंग है ना, इस प्रकार से
इस प्रकार से जो पुमंग है हमारा, यहाँ पर योजी होता है, ये पूतंतु होता है, ये परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। परागकण क्या होता है, ये सब परागकोश क्या होता है, कैसे कैसे इसके अंदर की जो संरचना होती है, कैसे क्या होता है, मैं आप सबको ये सब अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और 12th में जो आप लोगों ने सपना देखा है 100 आउट ऑफ 100 का, ये आपको मैं दिला कर रहूँगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपको अच्छे से मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊँगा टॉपिक को। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अच्छे से उसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।